we will continue our chapter Colonization of India. But before going further, we will study our previous topics. So, in colonization of India, we had studied that Indian history of last Mughal ruler who was the Aurangzeb, and after his death how India became big. तो हमने पहले पढ़ा कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि जो यहाँ के रूलर थे औरंगज़ेब, जब उनकी डेथ हुई तो उनके सक्सेसर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इंडिया के ऊपर सफिशेंटली रूल कर पाते। तो जो उनके बहुत सारे ज़मींदार थे और सूबेदार, जो ज़मीनें उनके पास थी, उन्होंने उसको अपना किंगडम बना लिया। तो इंडिया जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था औरंगज़ेब का, वो क्या होने लग गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसी वक्त क्या हो रहा था कि इंडिया में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंडिया आ रहे थे और इंडिया से स्पाइसेस का, कॉटन का, इंडिगो का ट्रेड कर कर अपने आप को मुनाफा कमा रहे थे। तो ये दोनों ही कंपनीज बहुत ज़्यादा इंडिया से प्रॉफिट लेना चाहती थी, इसीलिए इनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा राइवलरी हो गई थी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने आगे पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने अंदर ले लिया, जैसे कॉन्क्वेस्ट कर लिया उसको। कैसे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब्स। जो वहाँ के नवाब थे उन्हें ब्रिटिशर्स का कोलकाता में फोर्टिफिकेशन पसंद नहीं आ रहा था और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, दो लड़ाइयाँ हुई, जो कि कौन सी थी, द बैटल ऑफ पलासी और द बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और यहाँ मीर कासिम और शाह आलम को हराकर उन्होंने क्या करा, बंगाल के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ग्रोथ हुई ब्रिटिश की, कहाँ पर इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने किस तरीके से बढ़ाया, कैसे करा उन्होंने, कि एनेक्सेशन ऑफ मैसूर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली के बेटे थे, वो मैसूर के राजा थे। उनसे किस तरीके से 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुई ब्रिटिशर्स की और उनके किंगडम को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया। उसी तरीके से एनेक्सेशन ऑफ मराठा किंगडम हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो मराठा किंगडम्स थे आपस में ही पावर के लिए लड़ते थे और उनकी आपसी राइवलरी का फ़ायदा उठाकर कैसे ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपने अंडर ले लिया। और उसके बाद अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे पहले उन्होंने बंगाल अपने अंडर में लिया, मैसूर को ले लिया, मराठास को ले लिया, मराठा किंगडम पूरा। तो अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ने लगा और अब ब्रिटिश एक्सपेंशन, जो कि 1798 से 1805 के बीच में हुआ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अब हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड वाइसले became Governor General of India and extended British influence in 2 ways. जो लॉर्ड वेल्सले थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल बनकर आए 1798 में और कब तक रहे, 1805 तक। उन्होंने यहाँ पर आकर ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए 2 तरीके अपनाए, जो कि क्या थे, सब्सिडरी अलायंस और डायरेक्ट वॉर। तो डायरेक्ट वॉर के बारे में तो हमने पढ़ा, क्या था वो, कि अभी मैंने आपको बताया द 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स वो डायरेक्ट वॉर थे और 2nd एंड 3rd एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो भी डायरेक्ट वॉर के थ्रू उन्होंने दोनों किंगडम्स को अपने अंडर में ले लिया था। पर सारे ही किंगडम्स पर वो डायरेक्ट वॉर कर कर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते थे। इसके लिए वो एक अलायंस, एक रूल लेकर आए, जो कि क्या था, सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इससे आगे आप ध्यान से सुनिए। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है किसी के साथ किसी नियम में बंधना, नियमावली बना लेना, किसी के साथ जुड़ जाना
कुछ नियम और शर्तों के तहत। तो वो सब्सिडारी अलायंस था क्या और उसके टर्म्स क्या थे? तो जो भी सब्सिडारी अलायंस मान लेता था, जो भी इंडियन रूलर सब्सिडारी अलायंस मान लेता था ब्रिटिशर्स का, उसको क्या क्या करना होता था? तो एज पर द सब्सिडारी अलायंस अ रूलर हैड टू, उसे क्या क्या करना होता था? डिसबैंड हिज ओन आर्मी एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर कॉस्ट एंड सीड देम एंड सीड सम टेरिटरीज इन ल्यू ऑफ इट। मीन्स कि उन्हें क्या होता था कि जो भी रूलर सब्सिडारी अलायंस मान लेता था वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, उसे अपने खर्चे पर ब्रिटिश ट्रूप्स रखने होते थे, यानी ब्रिटिशर्स की आर्मी रखनी होती थी जिसमें इंडियन सिपाही ही होते थे, लेकिन उन सिपाहियों की मेंटेनेंस सारी कौन करता था? वो रूलर जो कि सब्सिडारी अलायंस मान लेता था। और इसके लिए उस कुछ टेरिटरीज जो थी उन्हें क्या रखे रखा था? गिरवी रखे रखता था। किनके पास? ब्रिटिशर्स के पास। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट्स अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर जो रूलर को, अब जो सब्सिडारी अलायंस मान लिया ना रूलर ने, उसको कुछ टैक्सेस और पेमेंट्स जो थी वो ब्रिटिशर्स को करनी होती थी। अगर वो पेमेंट्स नहीं कर पाता था, फेल हो जाता था, तो वो जो टेरिटरीज उसने उनको दे रखी थी ब्रिटिशर्स को, उन पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे? कब्जा कर लिया करते थे। वो फिर उस रूलर के अंडर में कभी भी नहीं आती थी। थर्ड है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको कि रेजिडेंट बोला जाता था, वो उस रूलर के दरबार में रहेगा और वहाँ पर उसके दरबार में रहकर उसकी ही पॉलिटिकल और कमर्शियल सारी की सारी बातों में दखल देगा और वो एक ब्रिटिश एजेंट की तरह काम करेगा। किसके दरबार में? उस रूलर के दरबार में। नेक्स्ट, एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर डच भी थे, यहाँ पर पोर्टुगीज़ लोग भी थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने और फ्रेंच लोगों ने कंपटीशन से बाहर कर दिया था। तो अगर कोई और फॉरेनर ब्रिटिशर्स के अलावा उस रूलर के अंडर में आ रहा था या काम कर रहा था, तो वो सारे फॉरेनर्स को उसको रूलर को निकालना होगा जो भी सब्सिडारी अलायंस मान लेता था। और कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट। अब वो रूलर ना बिल्कुल भी नाम का रूलर बन जाता था और बिल्कुल भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, उसे सारे डिसीजंस ब्रिटिशर्स से पूछ कर लेने होते थे। वो अपने आप से कोई भी नया रूल लागू नहीं कर सकता था और किसी भी अदर इंडियन स्टेट के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकता था, संधि या फिर लड़ाई भी नहीं कर सकता था ब्रिटिशर्स से पूछे बिना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी इंडियन रूलर सब्सिडारी अलायंस मान लेता था ब्रिटिशर्स के साथ, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता था, वो सिर्फ नाम का रूलर हो जाता था और बाकी सारी पावर्स जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती थी। तो इसमें वो कौन कौन से रूलर्स हैं जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के सब्सिडारी अलायंस में आए? सबसे पहले थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने ये अलायंस सबसे पहले साइन करा 1798 में। उसके बाद थे नवाब ऑफ अवध इन 1801 में, और सबसे लास्ट में पेशवा बाजीराव सेकंड इन 1802 एंड मैनी राजपूताना चीफ्स। इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड जब एंग्लो मराठा वॉर थर्ड में हार गए, तब उन्होंने सब्सिडारी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर लिया था। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना कि मराठास को अपनी आर्मी रखने का कोई हक नहीं रह गया था और वो जो ट्रूप्स रखते थे वो ब्रिटिशर्स के काम में आने के लिए रखते थे। अब सब्सिडारी अलायंस का इफ़ेक्ट क्या पड़ा इंडियन रूलर्स पर? वो पड़ा कि दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल उनकी आज़ादी बिल्कुल ही छिन गई। दे कुड टेक नो इंडिपेंडेंट डिसीजंस। वो अपना कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते थे। दे हैड टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी एंड इट वाज अ ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन। बिल्कुल उन सबको क्या था, ब्रिटिश आर्मी को अपने अपने इलाके में ट्रूप्स को रखना होता था और उनका सारा खर्चा,
सैनिकों का खर्चा, उनको सैलरी देना है, उनकी यूनिफॉर्म्स बनानी है, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके हथियारों का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, सारा का सारा खर्चा वो रूलर ही करता था जो उस ट्रूप को रखता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था उसका, और वो एक तरीके से फाइनेंशियल ड्रेन की तरह था ये ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना। लास्ट में द रेजिडेंट डिमांड्स आल्सो हैड टू बी फुलफिल्ड। अब हमने एक रेजिडेंट पढ़ा ना, जो ब्रिटिश एजेंट उनके हर सब्सिडारी अलायंस मानने वाले रूलर के दरबार में रहेगा। तो वो जो रेजिडेंट होता था ना, वो बहुत ही क्रूअल हुआ करता था। वो इंडियन रूलर्स की हर बात में दखल देता था और अपनी हर तरह की डिमांड्स को उन रूलर्स से पूरा करवाया करता था। ये तो हो गया कि इफेक्ट्स जो हुए वो इंडियन रूलर्स पर क्या हुए। अब एडवांटेजेस, सब्सिडारी अलायंस के एडवांटेजेस किसको मिले? ब्रिटिशर्स को मिले। तो वो क्या क्या एडवांटेजेस मिले उन्हें? दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही बात है कि वो क्या कर रहे थे कि वो बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर पा रहे थे, जिसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना था, कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है, कुछ भी नहीं देना। बस जब भी उन्हें लड़ाई लड़नी होगी वो उस रूलर को बोलेंगे कि अपना ट्रूप हमारे साथ भेज दो, और वो रूलर उस ट्रूप को भेज देगा। विदाउट एनी कॉस्ट वो एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पा रहे थे। सेकेंड, द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलर्स डायरेक्टली केम अंडर देयर कंट्रोल। और बिल्कुल जो मिलिट्री और जो फॉरेन अफेयर्स थे इंडियन रूलर्स के, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। हमने पहले पढ़ा ना कि जो इंडियन रूलर्स थे वो किसी भी अलग स्टेट के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, उनके साथ कोई संधि नहीं कर सकते थे बिना ब्रिटिशर्स के पूछे। तो इस तरीके से उनके जितने भी दरबार का काम था वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। With the help of the resident, Britishers could control even in the internal matters of the Indian rulers. कहने के लिए तो वो रेजिडेंट था, सिर्फ एक एजेंट था ब्रिटिशर्स का जो इंडियन रूलर्स के दरबार में रहता था, लेकिन उसकी वजह से ब्रिटिशर्स सारे के सारे मामलों में दखल दिया करते थे जो कि इंडियन रूलर्स के अपने अंतर्गत आते थे। टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर्स कुड बी annexed at any point of time। और जो इंडियन रूलर्स की टेरिटरीज थी जो कि वो ल्यू करके रखते थे किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। उनको कभी भी हड़प सकते थे ब्रिटिशर्स, जिसके लिए वो कोई भी रीज़न दे सकते थे। अब इसमें क्या हुआ कि सब्सिडारी अलायंस का ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय देयर पॉलिसीज़। और जो भी पॉलिसीज़ वो अप्लाई कर रहे थे, चाहे वो डायरेक्ट वॉर की थी चाहे सब्सिडारी अलायंस की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? सुप्रीम पावर गेन कर ली इंडिया के अंदर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।